नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो जो फ्रेंड्स अभी नए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं पर्यावरण पढ़ा रहा हूं और पर्यावरण का इसका बेसिक परिचय मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा इकोलॉजी के बारे में। चलिए बिना समय गंवाए इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। इसके पहले आपको बता दूं कि 1869 में एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हीकल करके, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मैं इसको दो भागों में तोड़ता हूँ, इको और लॉजी। तो इको का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ऑइकॉस। ऑइकॉस का मतलब होता है हाउस, और हाउस का इंग्लिश हिंदी में मतलब होता है घर। और लॉजी वर्ड बना हुआ है लॉगस से, और कभी भी लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना। तो स्टडी करने का मतलब अध्ययन करना। तो इस तरह से मैं इकोलॉजी शब्द का मतलब आपको समझाऊं, घर के चारों तरफ अध्ययन करना, या फिर अपने सिंपल शब्दों में इसको समझें तो जीवधारी और वनस्पतियां होते हैं, उनके वास स्थान जहां पर वे रहते हैं, निवास करते हैं, उसके चारों तरफ जो कंडीशंस हैं, वातावरण है, उसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी के मतलब इकोलॉजी शब्द को इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। ठीक है। और ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है स्वपारिस्थितिकी हिंदी में, और स्वपारिस्थितिकी। और सिन इकोलॉजी का मतलब होता है समुदाय पारिस्थितिकी। तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब जैसे कि कोई पेड़ है ना, कोई पौधा है, या कोई जीव है, या कोई वनस्पति है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति, पौधे, जीव जंतु की चारों तरफ जो कंडीशंस है उसका अध्ययन करना ऑटो इकोलॉजी कहलाता है, या स्वपारिस्थितिकी। और सिन इकोलॉजी मतलब सिंपल शब्दों में समुदाय की पारिस्थितिकी। पूरे समुदाय की बात करेंगे, यहाँ किसी एक की बात कर रहे थे तो समुदाय का मतलब किसी बहुत सारे पौधे हैं, या वनस्पतियां हैं, या फिर जीव जंतु हैं, उनका सबका अध्ययन करना सिन इकोलॉजी या समुदाय इकोलॉजी कहलाता है। इसको मैंने नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर यहाँ पर समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। किताबों पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं किताबों से ही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने पर फोकस करिए, और मैं वही काम कर रहा हूँ, समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको और आगे बढ़ता हूँ। देखिए पारिस्थितिकी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि निवास स्थान या उसके आसपास के कंडीशंस का अध्ययन करना। पर इसका अध्ययन करने के लिए हमें सारे फैक्टर को समझना होगा, कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर प्रभावित करते हैं उस कंडीशंस को। तो यहाँ पर मैंने पारिस्थितिकी कारक लिखे हुए हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर। आपको बता दूँ कि इस पूरे टॉपिक को मैं 2 लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा ए और बी इस भाग को, और कल अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा इस भाग को। तो देखिए इकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं इसको मैं 4 भागों में डिवाइड किया हूँ। जलवायु कारक, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्लाइमेटिक फैक्टर, स्थलाकृत टोपोग्राफिकल फैक्टर, मृदीय कारक जो होता है इसको बोलते हैं एडफिक फैक्टर, और चौथा है जैविक कारक जिसे बायोटिक फैक्टर भी बोला जाता है। फिर मैंने जलवायु कारक जो क्लाइमेटिक फैक्टर, इनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो कौन कौन से फैक्टर इस यहाँ पर प्रभावित करते हैं। एक है प्रकाश, तापमान, जल एवं वर्षा, वायुमंडलीय नमी और वायु। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर इस टोपोग्राफिकल फैक्टर में मैं ऊंचाई के बारे में बात करूंगा। इसी तरह से जब मैं एडफिक फैक्टर पर आऊँगा तो मैं यहाँ पे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जल, मृदा वायु और मृदा की अवक्रिया के बारे में बात करूंगा। सिमिलरली मैं जब जैविक फैक्टर में आऊँगा तो यहाँ पर जीवाणुओं के बारे में बात करूंगा, कवक के बारे में बात करूंगा, चरने वाले जो पशु जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बात करूंगा, परजीविता क्या होती है, किस तरह से वो प्रभावित करती है परिस्थिति को, ये बताऊंगा, सहजीविता के बारे में बताऊंगा, मृतोपजीविता और अधिपादप और कीटभक्षी पौधे, पैरासाइटिज्म, सिम्बायोटिज्म, सैप्रोफाइटिज्म, एपीफाइटिज्म एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इस टॉपिक को मैं 2 भागों में बांटूंगा, एक इधर का एक उधर का। तो चलिए समझते हैं। आज मैं विशेष रूप से आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में, जलवायु कारक के बारे में। आइए समझते हैं इन सारे पॉइंट को एक एक करके अपना समझेंगे।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्रकाश है। और आपको पता है कि जो सनलाइट होती है न केवल हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है, जिससे कैल्शियम का निर्माण होता है, वो प्रकाश से ही होता है। तो आइए समझते हैं प्रकाश जो पारिस्थितिकी को किस तरह से प्रभावित करता है, इसको समझते हैं। प्रकाश देखिए, आप सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। मैंने वही लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश के द्वारा ही, प्रकाश के माध्यम से ही पूरी होती है। अब दरअसल हमारे वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये पौधों का भोजन होता है। फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और फिर वो पानी को भी रिलीज करते हैं। तो यही तो है प्रकाश संश्लेषण, ये सब क्रिया। और ये जो पूरी क्रिया होती है वो किसके बीच में होती है? जो सूर्य का प्रकाश होता है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पारिस्थितिकी के लिए। और इसमें एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ विबग्योर के बारे में। तो आइए एक बात और समझ लेते हैं। विबग्योर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, देखिए मैं यहाँ पर इसका मतलब समझा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। विब का मतलब वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू मतलब नीला, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। तो आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेड होता है मतलब लाल प्रकाश होता है, और साथ में नीला प्रकाश होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें भी यदि पूछा जाता है आपसे तो आप बताइएगा कि लाल का जो प्रकाश होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छी लाल प्रकाश में होती है। आइए अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया तो आप समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण कितना इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और जो प्रकाश के माध्यम से ही पूरा होता है। अगली चीज आपको समझना चाहिए वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाष्पोत्सर्जन जान लो क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन सिंपल ये है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं ना, उनसे पानी का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यदि आप गांव के बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि पौधे की पत्तियों के चारों तरफ कुछ बूंदें रखी रहती हैं जब अपन मॉर्निंग में उठते हैं, तो वही क्रिया ही जिसे आप लोग ओस बोलते हैं हमारी भाषा में, वाष्पोत्सर्जन वही कहलाता है, पत्तियों से पानी का निकलना। पर यह क्रिया होती कैसी है? ये क्रिया होती है रंध्रों के थ्रू। अब दरअसल जिसे हमारी, मैं किसी लीफ को बनाऊं, ये मान लीजिए कोई पत्ती है, तो इस पत्ती में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिनके थ्रू पानी निकलता है और पानी रुकता है पत्तियों में। तो वो जो रंध्र होते हैं वो खुलना और बंद होना, खुलने से पानी निकलता है, बंद होने से पानी रुक जाता है पत्तियों में। तो वो जो प्रक्रिया होती है प्रकाश के माध्यम से होती है। तो आप समझ सकते हैं प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात है, मैं यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हूँ, 2 पॉइंट मैंने कवर किए। अगला पॉइंट है गति। तो आप देखिए प्रकाश जिस साइड से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, पौधे जो होते हैं उसी साइड झुक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पौधे की गति को भी प्रभावित कर देता है, पौधे का मूवमेंट उस साइड हो जाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट वाला टॉपिक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दीप्तकालिता। लोगों को ये वर्ड नहीं समझ में आता, जो लोग साइंस ग्रुप से नहीं हैं वो लोग ध्यान से समझते जाइएगा एक एक वर्ड को। दीप्तकालिता क्या होती है डियर फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश की अवधि का प्रभाव। बेसिकली क्या होता है, जो पौधे होते हैं ना, उनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, या फिर उनके फूलों का निकलना, फलों का बनना, और साथ में उनका ग्रोथ करना, विकास करना पौधों की एक निश्चित टाइम पीरियड में होता है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको ही बोला जाता है क्या? फोटो पीरियड। क्या बोला जाता है? फोटो पीरियड। और ये जो फिनोमिना होती है जिसमें प्रकाश का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो प्रकाश की अवधि होती है कि भाई इतने समय में फूल निकलेगा, इतने समय में इसमें फल लगेगा, इतने समय में इसमें प्रजनन होगा, इस प्रक्रिया को बोला जाता है फोटो पीरियोडिज्म। आप लोग लिख लीजिएगा। अगली चीज़ डियर फ्रेंड्स बीजांकुरण। बीजांकुरण भी
अच्छा, फोटो पीरियोडिज्म में कुछ उदाहरण बता देता हूँ जिससे आपको समझाने के लिए प्रकाश की अवधि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो देखिए, जो एक सोयाबीन जो होता है, इसमें ठीक मतलब इसे अल्पकालिक या अल्प दीप्तकालिक पौधे बोले जाते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी प्रकाश मिला ना तो ये अपना जर्मिनेशन कर लेता है। इसके अलावा जैसे सूरजमुखी और कपास होते हैं, ये जो होते हैं इनमें ठीक ठाक प्रकाश में औसत प्रकाश मिलना चाहिए, तब जा करके इसमें जर्मिनेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वो पौधे कौन है? एक होता है सूर्यमुखी और दूसरा है मुझे याद नहीं आ रहा, एक सूर्यमुखी है और लेट्स सी एक चीज़ बोल रहा हूँ, सूर्यमुखी है। तो सूर्यमुखी आप याद रखिए, सूर्यमुखी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, उसको प्रकाश चाहिए, तब जाके उसमें ये सब प्रोसीजर होती है। चलिए और अगली चीज़ पढ़ाता हूँ, बीजांकुरण। बीजांकुरण में भी प्रकाश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिन्हें कम प्रकाश मिले तो भी बीजांकुरण कर लेते हैं, पर कुछ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश चाहिए, तब उनमें बीजांकुरण होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने सारे फैक्टर समझाए, आप समझ गए होंगे प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर डिसाइड करता है कितना इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं तापमान। तापमान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर के लिए, हमारी इकोलॉजी को किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो कम तापमान पर ग्रो करना पसंद करते हैं, पर वहीं पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अधिक तापमान पर ग्रो करना पसंद करते हैं, मतलब वृद्धि करना पसंद करते हैं। खासतौर पर जैसे रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं, तो आप देखे होंगे कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर निकाल देते हैं, उनमें जो कांटे होते हैं उनकी पत्तियाँ भी छोटी छोटी होती हैं। तो ये सब एक तरह से एडॉप्टेशन हो गया है तापमान को वियर करने के लिए, अपने अंदर एनर्जी बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए और अपने अंदर पानी बचाने के लिए। तो इस तरह से तापमान भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हमारी इकोलॉजी को समझने के लिए। चलिए अगला फैक्टर है जल एवं वर्षा, वाटर एवं रेन। तो देखिए, वाटर एवं रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कम जल लेना पसंद करते हैं, कम जल में भी अपना भोजन बना लेते हैं, पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनको जल में ग्रो करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हुए हैं। 3 वर्ड सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। एक है हाइड्रोफाइट। अब हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे वो पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल में उगते हैं, जिनकी जड़ें जो होती हैं पानी में डूबी रहनी चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाते हैं। और आप देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में जो आपके मैंग्रोव वंश वगैरह होते हैं, इसी वैरायटी में आते हैं। अगला है डियर फ्रेंड्स मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्भिद पौधे, हिंदी में बोला जाता है। समुद्भिद पौधे का मतलब यह है कि जिनको औसत मात्रा में जल मिल जाए तो भी वो ग्रो कर जाते हैं, समुद्भिद मीजोफाइट्स कहलाते हैं। अगला वर्ड है डियर फ्रेंड्स जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मरुद्भिद पौधे। तो जीरोफाइट्स ये होते हैं कि जिनको बहुत कम मात्रा में भी पानी मिले तो भी ग्रो कर जाते हैं। खासतौर पर रेगिस्तान वाले जो पौधे होते हैं उनको कम मात्रा में भी पानी मिले तो वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जिनको बहुत कम मात्रा में पानी मिले उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये फैक्टर भी समझाया। वायुमंडलीय नमी। देखिए, वायुमंडलीय नमी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी जो इकोलॉजी होती है उसको प्रभावित करता है। देखिए, जब पेड़ पौधों के चारों तरफ नमी होती है तो वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी से हो जाती है। पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम नमी भी पसंद करते हैं। और देखिए, रेगिस्तान वगैरह जो पौधे होते हैं और कुछ जो पौधे होते हैं, कई बार वो अपने यहाँ से अपने पत्तियों से क्या कर देते हैं? वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। क्यों वाष्पोत्सर्जन? इसलिए कर देते हैं कि जब पानी निकलेगा पत्तियों से तो पत्तियों का पानी कहाँ जाएगा? आसपास फैलेगा, वहाँ पे नमी बनेगी, और नमी बनने से एक तो ठंडाहट बनेगी, दूसरी चीज़ वहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से एक तरह का संबंध बन जाता है। तो इस तरह से नमी जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोलॉजी को समझने के लिए। आइए ये समझते हैं वायु के बारे में, एयर के बारे में, कि इकोलॉजी को वायु कैसे प्रभावित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में जो नमी जो वायु होती है उसकी मात्रा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिख दिया हूँ, बिल्कुल आपको इसको इसी सीक्वेंस में ही याद करना है।
एक है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में नमी में नाइट्रोजन पाई जाती है 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, आर्गन यहाँ पर 0.93 तीसरे नंबर पे है, H2O जिसे वाटर बोलते हैं वो 0.05%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा अन्य मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं जैसे नियॉन, हीलियम और मीथेन, या बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो वो गैसेस बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है पौधों में वो नाइट्रोजन के थ्रू होता है। इसके अलावा जो पौधों में न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि जो प्रोटीन का निर्माण में कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सीधा सीक्वेंस भी पूछा जाता है आपको। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, H2O, CO2 ये सब लिख देंगे और सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आपसे पूछ लेंगे। तो चलिए, आई थिंक आप ये वाला फैक्टर भी समझ चुके होंगे। आइए मैं अगला फैक्टर समझाता हूँ आपको, स्थलाकृति, टोपोग्राफिकल फैक्टर। देखिए ये भी इकोलॉजिकल फैक्टर में ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टोपोग्राफी क्या होती है, कैसे प्रभावित करती है। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने का मतलब हम किसी पर्वत पे या ऊंचाई पर जाते हैं, चाहे ऊपर जाते हैं, पर्वत चोटी पर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पेड़ पौधे में होते हैं वहाँ पर तो बारिश ज़्यादा होती है, और जब बारिश होती है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उस कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। अपनी पत्तियाँ जो होते हैं, जो जैसे बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं, उनकी जो आकृति होती है कॉनिकल शेप हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं इस ऊंचाई के हिसाब से। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम यदि हम ऊंचाई की तरफ जाए, किसी पर्वत चोटी पर जाएं, तो जब 1000 मीटर चलते हैं, 1000 मतलब 1 किलोमीटर चलते हैं, तो लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है ना। किसमें 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह से आप एल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे इकोलॉजी को समझने के लिए। तो इकोलॉजी के सारे फैक्टर, मैंने जो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हमारे पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं, हमारे जीव जंतु व वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, मैंने ये 2 फैक्टर आज आपको समझाए, ठीक है ना। आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। अगले जो फैक्टर हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो फैक्टर है एडिफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे क्लिक कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो साइंस से स्टूडेंट नहीं हैं, कॉमर्स से हैं या हिस्ट्री से हैं या अदर सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए थोड़ा कठिन लग सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप ये सारे वर्ड लिखना स्टार्ट कर दो, और लिख के जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ उतना लिखो लोगे ना, तो नोट्स बनता हुआ जाएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं अगले लेक्चर में इसको कवर करूँगा। और देखिए आप लोगों को अच्छा लगता है चैनल, और आपको लगता है किसी तरह से बेनिफिशियल होता है, तो आप इसको लाइक कर दें, कमेंट करें, और हो सके तो शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, वेलकम।